पढ़ते हम लोग ग्रेविटेशन। तो ऐसा है, ग्रेविटेशन की आपकी 5 क्लासें थी और आज की क्लास लास्ट, ठीक है। तो आज न्यूमेरिकल तो भूल जाओ, बहुत तेज़ी से खींचना पड़ेगा, मुझे बहुत सीरियस लगेगा। हालांकि मैंने काफ़ी तेज़ी से खींचा है क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस कम है एज़ कम्पेयर टू सब कोर्स। तो ग्रेविटेशन की कम से कम होनी चाहिए 7 क्लास में। 7 क्लासों में सिर्फ क्लासेस मिली हैं 5, जिसमें एक दिन बरसात हो गई थी, आप लोगों को बताइए कितनी हो गई थी एक दिन, तो कितनी बची 4 क्लासेस। तो 4 क्लासेस में देखना है। वैसे तो मैंने जो PDF आपको जो कल मैंने जो पढ़ाया था उसकी मैंने PDF आप लोगों को सेंड करी थी। कल जो पढ़ाया था उसकी PDF सेंड करी थी, आज सेंड करी थी मैंने, आज सेंड करी थी मैंने उसकी PDF, तो वो भी सेंड कर दिया। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप लगा लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे कराने थे वो आप लोग लगा लेना, ठीक। हम लोग आगे बढ़ेंगे, सही है। जल्दी जल्दी उतारना तुम लोग जो भी, नहीं तो फोटो खींच लेना सबसे अच्छा। हम लोग बात करते हैं आज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले ये समझो तुम बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। मैंने तुमसे कहा था कल कि अगर धरती पर कोई चीज है, कोई भी चीज अगर धरती पर है, जैसे मैं ही अगर धरती पर खड़ा हूं तो मेरी धरती से जो त्रिज्या है वो आरी है। अगर मैं कहूँ बताओ मेरी एनर्जी कितनी है, मेरी एनर्जी, तो इसमें 2 एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों के एडिशन को ही हम लोग या तो तुम टोटल एनर्जी कह दो, या फिर टोटल एनर्जी ना बोल के उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। टोटल एनर्जी ना बोल के क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब सब देखो, काइनेटिक एनर्जी, अब मैं धरती पर खड़ा तो हूँ लेकिन मैं रुका हुआ हूँ। अगर रुका हुआ हूँ तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0, और जहाँ वेलोसिटी 0 होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। सर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूँ तो पोटेंशियल अगर एनर्जी अगर कोई धरती पर खड़ा है तो होगा -G MEM/r। देखो क्योंकि सरफेस से कितनी डिस्टेंस है मेरी, r है। तो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी का फार्मूला कहूँ तो G MEM/r ये आता है। अब देखो तुम्हें सबसे पहले ये सोचना है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी है उस टोटल एनर्जी का मॉड, टोटल एनर्जी का मॉड ही क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। टोटल एनर्जी का मॉड बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी की टोटल एनर्जी कितनी है, जितनी भी टोटल एनर्जी होगी उस टोटल एनर्जी का अगर तुम मॉड कर दोगे तो वो कहलाएगी तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी। जैसे मान लो मैंने कहा मैं अगर धरती पर खड़ा हूँ तो मेरी टोटल एनर्जी कितनी है, ये -G MEM/r ये है। लेकिन अगर मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा, बाइंडिंग एनर्जी, तो मॉड लगाऊंगा, और मॉड का मतलब होता है जो ये माइनस है ना वो गायब हो जाएगा। अगर माइनस गायब होगा तो G MEM/r बस खाली ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो किसी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो भी टोटल एनर्जी है, अगर वो नेगेटिव में है उसे तुम पॉजिटिव में कर दो, वो क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टिकल को तुम बाइंडिंग एनर्जी दे दो तो वो पार्टिकल इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा। जहां पर होता है वहीं पर इनफाइनाइट पर वो पार्टिकल पहुंच जाता है, ठीक है। अभी देखना इसके आगे लिखा हुआ है, हाँ आ जाओ। वो मैं देखो इस पर मैं ये बताने वाला हूँ यहीं पर, ठीक है। जो अभी ये लिखा हुआ था वही बताने वाला हूँ, ठीक, सही। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि किसी पार्टिकल को तुम इतनी एनर्जी दो कि वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर पहुंच जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, उसको बाइंडिंग एनर्जी। क्लासेस पता है लास्ट ईयर अच्छी होती है, वो ध्यान, लास्ट ईयर कोई लेक्चर की फाउंडेशन नहीं थी और टाइम पे कोर्स भी हो गया था। लास्ट ईयर कोर्स भी हो गया था और साथ में रिवीजन भी हो गया था। इस बार क्लासेस की फाउंडेशन बांध के ना
जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो टाइम लेते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन आराम से 6 से 7 लेक्चर लेता है। अब तुम उसे 4 लेक्चर में कैसे खत्म करोगे? फिर ऊपर से तुम्हें उतारना भी है, ऊपर से तुम्हें समझने भी आए, फिर क्वेश्चन भी कराओ। ऐसा नहीं होता है, कहीं भी ऐसा नहीं होता है, एक टाइम लगता है किसी चीज़ को। ये चलो छोड़ो, देखो जितना हो रहा है तुम लोग उतना कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक, इसका भी मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा, क्योंकि इन लोगों के भरोसे रहोगे तो कोई फायदा नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, इन लोगों के भरोसे कोई फायदा नहीं। इसका रीजन ये है कि इन लोगों ने कभी नीट को पढ़ाया नहीं है ना भाई। एक बार बताओ, अगर एक आदमी है, एक कोई इंसान है जो कभी जिंदगी में खेत में ना गया हो और उससे तुम खेत के बारे में पूछो तो वो क्या बताएगा? खेत के बारे में पता ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं बता सकता, ठीक है। ये जैसे मान लो मैंने कभी आज तक मछली नहीं पकड़ी, तो मुझे मछली के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे तो जितनी मछली सब एक सी लगती है, ठीक है। बस मैं ये कह दूँगा छोटी वाली मछली, बड़ी वाली मछली, मुझे क्या पता। तो जो चीज़ का उन लोगों को पता ही नहीं कि हाँ किस टाइप से नीट पढ़ाना है, किस टाइप से कितना कोर्स होना चाहिए, कैसा, कोई मतलब ही नहीं किसी को। ये बढ़ जाता है, ठीक है। अभी आगे घूम रहे हैं बाहर, चलो बढ़ते हैं सर। ऐसा है देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ, यहां से उतारना है। मैंने कहा ये मेरे पास में अर्थ है, अर्थ की रेडियस क्या है? आर, कभी सही सर। एक बंदा है वो अर्थ की सरफेस पर है जिसका मास मैंने मान लिया m मास। अब देखो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था कि बाइंडिंग एनर्जी होती है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी होती है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। सर टोटल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, टोटल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर जो भी पार्टिकल है, जैसे मैं ही हूँ या बेंच टेबल कुछ भी है, वो कैसी है? रुकी हुई। अगर रुकी हुई है रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब तुम जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अच्छा सर पोटेंशियल एनर्जी, मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ? सेंटर से r ऊंचाई पर, तो फार्मूला होगा माइनस का g, अर्थ का मास मेरा मास m अपॉन r। सर वेलोसिटी तो इसमें 0 है, अगर वेलोसिटी बच्चों 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ बचेगा माइनस का g m अपॉन r। ये मेरी आई टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का g m अपॉन r, ठीक है। ये सरफेस पर क्या है? टोटल एनर्जी। सरफेस पर क्या है? टोटल एनर्जी, ठीक है। कोई भी बंदा, मैं हूँ, आप हो, जितने भी लोग हैं, हम सबकी टोटल एनर्जी अर्थ की सरफेस पर कितनी है? माइनस का g m अपॉन r। अब अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी में कहूँ तो बाइंडिंग एनर्जी तुम बोले सर मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, तो पहले मॉड लगाओ, मॉड के अंदर लिखो g m अपॉन r। बेटा देखो जो ये मॉड है ना, मॉड का मतलब ये होता है, मॉड का मतलब ये होता है कि अगर तुम मॉड में -2 डालोगे तो वो +2 हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मॉड में +2 डालोगे तो वो प्लस का ही रहेगा। किसका रहेगा? प्लस का। तो अगर इसमें मैंने माइनस डाला है तो ये माइनस माइनस ना होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा GMEM अपॉन R, ठीक है। तो ये मेरी बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है कि अगर तुम किसी पार्टिकल को दोगे तो वो पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंच जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग। अब तुम देखो इसमें एक कंडीशन और देखो बच्चों, अभी मेरा जो बाइंडिंग एनर्जी लिख के आया है वो है GMEM अपॉन R। अब देखो एक बार ऊपर RE से गुणा, तो ऊपर गुणा करोगे तो नीचे भी तो करोगे। अब जैसे ही मैंने नीचे करा मुझे कुछ दिख गया, ये क्या दिख गया? स्मॉल g। अगर मुझे ये स्मॉल g दिख गया तो मैंने कहा जो बाइंडिंग एनर्जी आया ना
वो आया m, ये हो गया g इंटू r। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला तुमसे कैपिटल G के टर्म में पूछा जाए तो G अपॉन R। अगर तुमसे बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला के स्मॉल g के रूप में पूछा जाए तो mg। ये मेरी बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला इससे होता है। और बाइंडिंग एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की वो वेलोसिटी जिससे कि कोई भी पार्टिकल अगर तुम उतनी एनर्जी दे दो तो वो छोड़ के कहाँ पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट। अब मैंने तुमसे कहा कि मान लो मुझे तुम लोगों को किसी चीज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भेजना है, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास बोतल है, इस बोतल को तुम्हें इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भेजना है, तो क्या करो, इसका मास गुणा g गुणा पृथ्वी की त्रिज्या, उससे इतनी एनर्जी अगर तुम इसे दे दोगे बोतल को तो ये बोतल कहाँ पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट। और कल मैंने तुम्हें बताया था कि हम सब लोग धरती के क्या हैं, कर्जदार। क्यों? क्योंकि हमारी सर एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस में। टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस में है। हमारी टोटल एनर्जी हमेशा माइनस में, ठीक है। टोटल एनर्जी हमारी माइनस में। तो ये बाइंडिंग एनर्जी के लिए फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे। मोबाइल है सभी पे है, फोटो खींच लो तुम लोग सभी पर, फिर बाद में लिख लेना किसी मोबाइल से, ठीक है। नहीं तो आज ही वाली स्लाइड हो नहीं पाएगी किसी कंडीशन में। बस खाली तुम फोटो खींचते रहो, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास है ग्रेविटेशन की, उसके बाद क्लास कर रहे हैं 7 को फिजिक्स, बीच में कोई क्लास नहीं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री चलेगी। उतारिए ये उतार लिया। अब देखो ये पता है, ये तुम्हारा वो ये वाला आराम से हो जाता है ग्रेविटेशन, अगर बीच में कोई छुट्टी नहीं पड़ती, कुछ छुट्टी पड़ती उसमें गड़बड़ हो गया। इसे उतार लिया, ठीक है। फोटो खींच लो, हम लोग अगले बनाएंगे। अब देखो एस्केप वेलोसिटी, सबसे पहले मैं एस्केप वेलोसिटी को बताता हूँ। ये बच्चों सबसे पहले देखो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है सर, जैसे ये मेरे पास में पानी है, ठीक है। इस पानी की बोतल में कुछ ना कुछ मास है। अब बताओ, अगर मैं इसे ऊपर की ओर फेंकूं तो ये कुछ ऊपर जाके वापस आ रही, मैं ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो ये कुछ और ज्यादा जाएगी, तो फिर नीचे आ जाएगी। ऐसे ही मैं इसे इतनी वेलोसिटी से फेंकूं कि ये लाइफ में कभी वापस ना आए, तो वो मिनिमम वेलोसिटी, पहले मिनिमम वेलोसिटी जिससे अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकूं तो वो लाइफ में कभी वापस, अब वापस कब नहीं आएगी, वापस तब नहीं आएगी जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से कहां पहुंच जाएगी, बाहर। तो मुझे बताओ सर, ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने क्या बोला था, मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड बोला था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में कोई भी मास आ जाए तो वो बॉडी है वो मास को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने बोतल को ऊपर फेंका तो ये कब वापस नहीं आएगी, जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से कहां पहुंच जाएगी, बाहर, यानी कि कहां पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट पर। तो देखो एस्केप वेलोसिटी क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। यानी कि ये इतने ऊपर चले जाए कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से कहां निकल जाए, बाहर। तो उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। सर इसको प्रदर्शित करते हैं हम किससे, बीई से। अब देखो कैसे, सर ये मेरे पास में धरती है, ठीक है। धरती की त्रिज्या सबको पता है। मैंने क्या किया, यहाँ से एक मास है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम। स्मॉल एम से मैंने इसे ऊपर की ओर फेंका बीई गति से, बीई वेग से, बीई वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका। अब मुझे बताओ, अगर ये लाइफ में कभी वापस ना आए तो ये कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पर। अगर ये लाइफ में कभी वापस ना आए, भैया हमने पृथ्वी से तो फेंक दिया लेकिन पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आए, पृथ्वी पर वापस नहीं आए तो ये कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पर। और तुमने एक चीज पढ़ी है, ठीक है, और वो तुमने बचपन में पढ़ी है, क्या कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है।
टोटल एनर्जी कंजर्व का मतलब ये है कि एनर्जी ना तो खत्म होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। देखो ए और बी, ए पॉइंट को मान लिया ए, दूसरे पॉइंट को क्या मान लिया बी। तो मैंने तुमसे कहा टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट बी। ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी और बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी। मैं पूछूंगा अभी, बात तो कर रहे हो, मैं दिखाया तो कौन बात कर रहा है, ठीक है। टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर, टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर। अब मुझे बताओ, अगर मैं पृथ्वी की सरफेस पर है कोई चीज, पृथ्वी की सरफेस पर है सर, टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 1/2m, मैंने कहा किस वेग से मैंने फेंका है, बीई से, तो बीई का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तुम बताओ बीच में। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ए कौन सा पॉइंट है? धरती की सरफेस पर क्या रखा है, मास, ठीक है। कहां पर है ये, धरती की सरफेस पर। धरती की सरफेस पर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस जी, धरती का मास m और इसका मास m अपॉन r, ठीक है। ये है पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पर। बेटा काइनेटिक एनर्जी अगर ये इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों क्या हो जाते हैं, जीरो, दोनों जीरो हो जाते हैं, दोनों जीरो हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको उठा के उधर पटकूं तो यहाँ आया 1/2m बीई स्क्वायर बराबर GMEm अपॉन स्मॉल m से स्मॉल m। अगर मैं यहाँ से बीई स्क्वायर निकालूं तो बीई स्क्वायर, देखो बेटा 2 की गुणा इधर हो जाएगी तो 2GME अपॉन। तो अगर मैं s के वेलोसिटी बीई निकालूं, उधर रख दो अंडर रूट 2GME अपॉन, ठीक है। s के वेलोसिटी का ये फार्मूला हो गया सर जी, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या है, देखो बीई ऐसे ही तुम लोग देखना, अंडर रूट 2GME, नीचे क्या है RE, सर ऊपर RE से गुणा और नीचे भी कुछ दिख रहा है, ये क्या बन गया, स्मॉल जी। तो वेलोसिटी आ गया अंडर रूट 2, इसकी जगह स्मॉल जी और यहाँ क्या आ गया RE। तो s के वेलोसिटी के दो फार्मूला, स्मॉल जी की टर्म में अंडर रूट 2g RE, कैपिटल जी की टर्म में अंडर रूट 2GME अपॉन RE। उसके बाद देखो बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं BE बराबर, सर अंडर रूट 2 ऐसे ही, G की वैल्यू 9.8, RE की वैल्यू होती है 6.4 गुणा 10 की घात 6। तो मेरे इसको सॉल्व करने के बाद आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है अगर मैं धरती से किसी भी चीज को इतनी वेग दे दूं, इतनी वेलोसिटी दे दूं, तो वो लाइफ में कभी वापस आने वाला नहीं है। इससे कम दूंगा तो आ जाएगा, इससे ज्यादा दूंगा तो भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कम से कम कितनी वेलोसिटी हो, 11.2, देखना रखना यहाँ किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर यानी कि 1 सेकंड में अगर तुम इतनी गति दे दोगे तो वो लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा, लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। अब दूसरी चीज सुनो सर, मेरे पास में मान लो मेरे पास में एक, हालांकि ऐसी मशीन आपको कोई बड़ी नहीं है, मेरे पास में 2 टुकड़े हैं, एक ये है एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, इसमें रबड़ है, ठीक है बेटा, ये मेरे पास 2 है। अब मुझे बताओ मैंने इसे दूं, इसका मास ज्यादा, इसका मास कम, मैं मान लो सर जी इसको वेलोसिटी दूं और इसको, किसको ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी धरती के सरफेस से बाहर निकालने के लिए? दोनों को क्या देनी पड़ेगी? दोनों को सेम देनी पड़ेगी। क्यों सेम देनी पड़ेगी? क्योंकि देखो सर इसमें कहीं मास दिख रहा है तुम्हें? नहीं। तो चाहे मैं छोटे टुकड़े को फेंकूं, चाहे मैं बड़े टुकड़े को फेंकूं, ठीक है, अगर दोनों टुकड़ों में से किसी भी टुकड़े को मैं 11.2 वेलोसिटी दे दी या उससे ज्यादा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से बराबर या उससे ज्यादा, तो वो लाइफ में कभी वापस आने वाला नहीं है, कभी लाइफ में वो वापस नहीं आएगा। दूसरी चीज है, अब जरा सोच लो सर, ऐसा था
ऐसा कि तुम्हारे अंदर मान लो एक असीम पावर आ गई, ठीक है, तुम्हारे अंदर असीम पावर, तुमने क्या किया, हाँ फोटो खींचो, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, किसी चीज को ऐसे ना फेंक के इधर फेंक दिया, बात समझ रहे हो, किसी चीज को तुमने इधर ना फेंका 11.2 से, बल्कि इधर फेंक दिया 11.2 से। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो ये मेरी धरती है, इस धरती से मैंने इधर ना फेंक के इधर फेंक दिया, या मैंने इधर की ओर वेग दे दिया, वेलोसिटी दे दी, कितनी वेलोसिटी दे दी, 11.2, ठीक है। तो सभी कंडीशन में धरती पर चाहे तुम सीधे ऊपर इधर फेंको, चाहे तुम इधर फेंको, चाहे तुम इधर फेंको, किधर भी फेंको, अगर तुम 11.2 स्पीड दे दोगे तो वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये डिपेंड नहीं कर रही कि तुम सीधे फेंकोगे, ठीक है, चाहे तुम सीधे फेंको, चाहे धरती से किसी एंगल बनाते हुए फेंको, लेकिन अगर तुम इतनी वेलोसिटी से फेंकोगे तो वो लाइफ में कभी वापस आने वाला नहीं है, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड याद रखना, ठीक है। दो फार्मूला, BE बराबर √2gME/RE और BE बराबर √2gRE, ठीक है, ये दो फार्मूला है। अब इसके बाद अगले बढ़ते हैं, एस्केप एनर्जी, ठीक है। अब सभी देखो एस्केप एनर्जी क्या होती है। एस्केप एनर्जी का मतलब है, देखो अभी तो तुम बोले कि सर अगर तुम किसी चीज को BE वेग से फेंक दो तो वो लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा, वो था वेग, वेलोसिटी, वो क्या थी, वेलोसिटी। मैं बात कर रहा हूं एनर्जी, वेलोसिटी और एनर्जी में बहुत अंतर है, वेलोसिटी और एनर्जी में अंतर है। सब देखो एस्केप एनर्जी का मतलब क्या है, एस्केप एनर्जी का मतलब है तुम किसी पार्टिकल को वो मिनिमम एनर्जी दो, मिनिमम एनर्जी जिससे वो लाइफ में कभी वापस ना आए। तो बेटा एस्केप एनर्जी का फार्मूला होता है, क्या हो जाएगा, 1/2 mBE², m ऐसे ही BE की जगह क्या लगाऊं, √2gRE का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट गायब, होल स्क्वायर से क्या गायब हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। तो ये अपॉन 2 से, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी आई, mgRE। इससे पहले भी मैंने एक जगह mgRE लिखा था, अभी जस्ट अभी mgRE लिखा था, कब लिखा था, बाइंडिंग एनर्जी, अर्थ की सरफेस पर बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखा था, mgRE। तो देखो एस्केप एनर्जी ये होती है स्मॉल g के टर्म में। सर स्मॉल g के टर्म में ये है, तो कैपिटल G के टर्म में क्या होगी, तो कैपिटल G के टर्म के लिए क्या है सर, स्मॉल g का मान लगा दो, स्मॉल g का मान क्या होता है, gME/RE का होल स्क्वायर, यहाँ स्मॉल m ऐसे ही, यहाँ gME/RE का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, RE से ये कट गया, ठीक है, तो क्या बचा, gME/RE। सर इस बात से मुझे एक बात पता चला, क्या, जो एस्केप एनर्जी है क्या वही बाइंडिंग एनर्जी एट द सरफेस है, यस सर, बाइंडिंग एनर्जी अर्थ के सरफेस पर जो है वही क्या है, एस्केप एनर्जी, एस्केप। बेटा इससे पहले मैंने तुमसे क्या कहा था, जब मैं बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा रहा था ना, जब मैं बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा रहा था, देखो जब मैं ये पढ़ा रहा था बाइंडिंग एनर्जी ये वाली, तो मैंने तुमसे कहा था कि धरती के सरफेस पर, जब मैं ये पढ़ा रहा था तुम लोगों को, तो मैंने कहा था धरती के सरफेस पर से तुम कितनी एनर्जी दो कि कतई बाहर निकल जाओ, कभी लाइफ में वापस नहीं आओ, तो वो क्या थी, बाइंडिंग एनर्जी थी, वो क्या थी, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि तुम किसी भी बॉडी को वो एनर्जी दो जिससे कि वो लाइफ में कभी वापस ना आए। उसी प्रकार से एस्केप एनर्जी भी वो एनर्जी है, एस्केप एनर्जी वो एनर्जी है जिससे कि अगर तुमने किसी पार्टिकल को कोई एनर्जी दी, एस्केप एनर्जी दी, तो वो लाइफ में कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आए, ठीक है। अगर ये याद ना हो एस्केप एनर्जी कोई दिक्कत नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारी है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी एक ये याद रखना है और ये याद रखना है √2gME/RE, ठीक है। ये दोनों तुमको फार्मूला याद रखना है।
एस्केप एनर्जी, एस्केप एनर्जी के ये फार्मूला याद रखें, ठीक है? सही है? इसका था एस्केप एनर्जी, ठीक है? तो एस्केप एनर्जी दो टर्म में है, स्मॉल जी के टर्म में और इसके टर्म में है कैपिटल जी के टर्म में। स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों के टर्मिनोलॉजी में खींच लिया? ठीक। अब देखो जरा सोचो सर, इधर देखो, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ए पार्टिकल। सर एक बात बताओ, जरा सोचना, मान लो, एक बार दिमाग लगा के सोचो, मान लो यहाँ पर मेरे पास में ये रबड़ है, ठीक है? जरा दिमाग सोचना, मैंने इसे वेलोसिटी दी, यहाँ पर ये ऊपर गया और वापस आ गया, ऊपर गया वापस, ऊपर गया और कहाँ गया? वापस आ गया, ठीक है? अच्छा अब तुम बताओ कोने पर, हाँ ठीक है, मैं इसे कितनी एनर्जी दूं, कितनी वेलोसिटी दूं कि मैं ऐसे फेंकूं लेकिन ये वापस ना आए? 11.2। अगले मात्रा क्या है? मात्रा की तो इम्पोर्टेंट है, 11.2 सेंटीमीटर पर घंटा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, हाँ किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो जरा सोचो, सर मेरे यहाँ पर मुझे एक रबड़ है, मैंने रबड़ को यहाँ से वेलोसिटी दी, ये ऐसे गया वापस आया, मैंने और वेलोसिटी दी और गया और वापस आ गया, ठीक है? जितनी वेलोसिटी दूंगा ऊपर जाएगा वापस आ जाएगा। बेटा मैंने जब तुम्हें बंडी पढ़ाया था, बंडी मतलब काइनेमेटिक्स का बंडी, ठीक है? तो काइनेमेटिक्स के बंडी में मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा मोशन की 3 इक्वेशन होती है, ऐसे 1, 2 और एक 4 थी। b बराबर ut प्लस u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as और sm इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस, ये 4 इक्वेशन थी। मैंने तुमसे कहा था अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो प्लस का g लेना और नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस, ये कहा था मैंने तुमसे। ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन जब हम ग्रेविटेशन में आते हैं ना तो हम इन इक्वेशनों का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर हम g का मान क्या मानते हैं? कांस्टेंट। g का मान कांस्टेंट है, यानी कि g का मान बदल नहीं रहा। लेकिन तुम जानते हो धरती से ऊपर जाओगे तो g का मान अरे बदलेगा नहीं बदलेगा, और g का मान बदलेगा तो वेग भी बदलेगा, वेग भी बदलेगा। लेकिन तो सभी तुम यहाँ पर कांस्टेंट क्यों मानते थे? यहाँ हम कांस्टेंट इसलिए मानते थे ज्यादा में ज्यादा तुम में कितनी ताकत है, तुम ज्यादा में ज्यादा किसी चीज को 2 किलोमीटर फेंक दे ऊपर, 2 किलोमीटर ज्यादा फेंक पाओगे? अरे 4 किलोमीटर सही, 10 किलोमीटर सही, 20 किलोमीटर सही, क्या उससे ऊपर फेंक दोगे? उससे ऊपर नहीं फेंकोगे ना, 20 किलोमीटर। तो वहां तक 20 किलोमीटर तक अगर हम g का मान में देखें तो g का मान में लगभग परिवर्तन ना के बराबर होता है। लगभग कितने परिवर्तन होता है? अब मैं कहूं कि कोई चीज तुम ऊपर से गिराओ, कितने ऊपर से गिराओ? 6400 किलोमीटर से, 6400 किलोमीटर से तुम ऐसे नीचे गिरा दो, अब तो जी का मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जी का मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो अगर हम किसी चीज को बहुत वेग से फेंकें, बहुत वेग का मतलब है, बहुत वेग का मतलब है जैसे 8 किलोमीटर पर सेकंड, इतने वेग से किसी चीज को फेंकें, ठीक है? अब तुम 40, 50, 100, 150 ऐसे फेंकोगे मीटर पर सेकंड से तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब ज्यादा वेग से किसी चीज को फेंका जाता है, ठीक है? तब हम लोग इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे किसी भी पार्टिकल के लिए। कैसे? देखो इसका सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसे देखना नहीं था। देखो मैंने कहा, तुम बताओ, ये हमारी धरती है, ठीक है? ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। मैंने तुमसे कहा यहां से तुमने किसी चीज को ऊपर फेंका, मान लो b वेलोसिटी, और b e से फेंक दिया तो वापस ही नहीं आएगा, तो वापस तो तुम फेंकोगे तो
लेकिन b क्या हो, कम हो, किससे, इससे फेंकना। ठीक है, इतनी वेग से अगर किसी चीज को फेंकोगे, मान लो ये ऊपर जाके भैया रुक जाएगी, 100% रुकेगी। कब नहीं रुकेगी, जब इसके बराबर फेंक दो, इसके बराबर फेंक दोगे तब नहीं रुकने वाली। लेकिन इससे कम फेंकोगे तो एक हाइट पर जाके रुक जाएगी, रुक जाएगी तो वहां वेग क्या हो जाएगा। मैंने कहा मान लो ये कितनी ऊंचाई तक गई, h ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक गई, h ऊंचाई तक गई। कितनी ऊंचाई तक गई बच्चों, h ऊंचाई। और h ऊंचाई पर जाके इसका वेग क्या हो गया, 0। पहले वेग क्या था इसका, u, पहले वेग क्या था, b। बेटा एक मैंने फार्मूला कल तुम्हें लिखवाया, क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। ये किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का कल जो फार्मूला था mgh 1 प्लस h अपॉन, सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा 1/2m, और किस वेग से फेंका है, b से, m से m गया। अगर मैं b स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, 2 की गुणा कर दो तो 2g, देखो 2gh 1 प्लस h अपॉन, तो अगर मैं वेग को निकालूं तो इधर अंडर रूट कर दूं, अंडर रूट 2gh 1 प्लस h अपॉन। ये फार्मूला है कि अगर तुम किसी चीज को, अगर मान लो देखो, अगर तुमने h ऊंचाई है, h ऊंचाई से किसी चीज को गिरा दिया, ऐसे गिरा दिया, तो वो जमीन से किस वेग से टकराएगी, तो वहां पर h की जगह मान रख दो, वेग आ जाएगा, h की जगह मान रख दो, क्या आ जाएगा, वेग। अब तुमने किसी चीज को नीचे से फेंका, कोई वेग दे रखा है, और तुमसे पूछा कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो वेग की जगह रख दो, वेलोसिटी की जगह मान रख दो, और किसका मान निकाल लो, h का मान निकाल लो, किसका मान निकाल लो, h का। ठीक है, इसका फोटो खींचो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को होगी। ठीक है, हो गया। देखो अब एक बात जरा सोचना, मान लो ये तुम्हारे पास में अर्थ है, यहां से एक हाइट है, वो हाइट मान ली तुमने, कितनी मान ली, 6 RE मान, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगी, 6 RE, RE मतलब 6400 को 6 से गुणा करो, कितने 1000 किलोमीटर हो गया, बहुत हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, इतने से तुमने क्या किया, ड्रॉप किया, किसी चीज को छोड़ दिया, ड्रॉप किया। ठीक है, अगर तुम ड्रॉप करोगे, मैं तुमसे कहूं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी स्ट्राइक द अर्थ सरफेस, जब ये अर्थ की सरफेस से टकरा रही होगी, भाई ऊपर से कोई चीज नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब अर्थ से टकरा रही होगी उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो यही फार्मूला लगाना है, कौन सा, सर b बराबर अंडर रूट 2 g, सॉरी b बराबर अंडर रूट 2, अगले gh 1 प्लस h अपॉन सर कितनी ऊंचाई है, 6 h बराबर सर कितना है, 6। अगर h बराबर 6 RE है तो 2g यहाँ पर 6 RE और नीचे 1 प्लस 6 RE अपॉन RE, RE से RE, तो यहाँ कितने बचे, 6 और 1 7, और ऊपर 6 दूनी 12, तो अंडर रूट 12g RE बटे इतने वेग से टकराएगी, इतने वेग से, कितने वेग से टकराएगी, इतने वेग से।
आंसर हो गया, सिंपल सा। ठीक है, इतने वेग से टकराएगी कोई भी चीज, अगर तुम इतनी ऊंचाई से छोड़ोगे तो इतने वेग से टकराएगी। ठीक है, अच्छा कीजिए अगले बनाए। कर दिया? हो गया? अब देखो उसके बाद में अब मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे कहा, जरा सोचना, ये मेरे पास अर्थ है, मैंने ऊपर की ओर यहां धरती से √GRE बेग दिया, √GRE। बेटा √GRE को जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, हाँ, तो आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो इतना आता है, बहुत ज्यादा वेग हो गया। मैंने धरती की सरफेस से किसी को इतना वेग दिया, तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट ट्रेवल करेगा? मैक्सिमम हाइट, यही है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। बताओ पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा? मैंने किस वेग से फेंका है? √GRE। तो वही सब फार्मूला लगा दो, V बराबर 2GRE 2GH √2GH बटे 1 + H अपॉन RE। सर देखो, चाहे तुम अगर तुम यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या गायब हो जाएगा? स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट गायब। तो देखो अगर तुम b का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? GRE। तो यहाँ बचा GRE, यहाँ है 2GH, यहाँ है 1 + H अपॉन RE। बेटा G से अब तिरछी गुणा कर दो, RE की पहले 1 से गुणा करो तो RE की जब इससे गुणा करोगे तो HRE बटे RE, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या बचा? 2H। RE से तो यहाँ बचा RE + H बराबर 2H। इसको उधर पटकोगे तो RE बराबर 2H माइनस, तो H का मान कितना आ गया? बताओ कितनी ऊंचाई तक जाएगी वो? RE ऊंचाई तक जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन के लिए फार्मूला सही है। अगर तुमसे H दे रखी है, वेलोसिटी पूछे तो H का मान रख दो, वेलोसिटी निकाल दो। अगर तुम्हें धरती के सरफेस से वेलोसिटी दे रखी है तो वेलोसिटी का मान रख दो और क्या निकाल लो? H। ठीक है, कि वो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट तक जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर अगले बार कितने नंबर आए तुम लोगों को? इतने नंबर से बायोलॉजी में आने चाहिए थे जितने लोग ना के इसमें आए। बायोलॉजी में क्वेश्चन भी तो अलग थे ना, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में तो सवाल आ जाते, फिजिक्स में कम से कम 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 4 × 16 160 मतलब तो फिजिक्स सही बता लिया। ठीक है, अब अगले बात बताओ। अब आप पीटी बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुमने अर्थ की सरफेस से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, ये नहीं पता कहाँ से 30 डिग्री बना रही है, अच्छा वर्टिकल से 30 डिग्री बना, सॉरी यहाँ से नहीं बना रहा है, कहाँ से बना है? वर्टिकल से। ठीक है, देखो ये धरती है, वर्टिकल ये है, वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका। ठीक है, इस रीति को फेंका है तुमने। कह रहे बताओ क्या ये इसकी एस्केप वेलोसिटी है कि नहीं है? मैंने कहा एंगल पर डिपेंड नहीं करता, तो एस्केप वेलोसिटी वही रहेगी, एंगल पर डिपेंड ही नहीं रहेगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, बस हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बेटा जो कहा गया है, उसने कहा अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो इसने दे दी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब उसने कहा, उसने एक ये किसकी एस्केप वेलोसिटी है, अर्थ की, लेकिन उसने एक नया प्लेनेट देखा, एक नया प्लेनेट। उसने कहा जो नया प्लेनेट है ना, नया प्लेनेट है उसका जो मास है ना वो अर्थ के मास से कितना है, 1000 गुना। देखो अर्थ के मास से कितना हो गया, 1000। और जो त्रिज्या है ना उसकी, वो धरती की त्रिज्या से है 10 गुना। क्या कहा, 10 गुना। तो उसने कहा बताओ उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी। अब देखो सर यहाँ पर r है और क्या है, m। एस्केप वेलोसिटी के मैंने तुम्हें दो फार्मूला बताए थे। एक तो क्या बताया था, 2GR। एक बताया था √g/अपॉन, दो ही फार्मूला तो बताए थे। अब सर अगर मैं देखूं इसमें कहीं मास है तो ऊपर वाला नहीं लगाएंगे, कौन सा लगेगा, नीचे वाला। अब देखो नया प्लेनेट है, अगर नया प्लेनेट है तो उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी मान लो मैंने v डैश मान, कितनी मान ली, v डैश बराबर, तुम्हें पता है g का मान कभी चेंज नहीं होता, g हमेशा क्या रहता है, सेम। ये अर्थ का मास है, अब अर्थ के मास की जगह किसका मास लगाओ, उस प्लेनेट का मास। रेडियस की जगह क्या लगाओ, उस प्लेनेट की रेडियस। अब उठा के मान रख दो, कैसे मान रखेंगे, 2g ऐसे ही बेटा, m डैश की जगह 1000 me और r डैश की जगह 10 r। देखो 0 से 0 कट गया। इसको अगर हम लिखें, हम लिखेंगे 100 ऐसे ही, ये 100 ही तो है, और साथ में 2g me अपॉन r। ठीक है बेटा, 100 का क्या होता है, √10 हो जाएगा, और अंदर क्या है 2g me अपॉन, और ये तुम्हें कितनी दे रखी है, 11.2, और 11.2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 112 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, किसी नए प्लेनेट की अगर तुम्हें एस्केप वेलोसिटी निकालनी थी तो जैसे हमारी एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है, उसी प्रकार से नए प्लेनेट का हो जाएगा 2g m डैश अपॉन r डैश। सर m डैश की जगह 1000 me, r डैश की जगह 10r। ठीक है, उठा के वैल्यू रख दिया, काटने वाले काट दिए, आंसर हमारा आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ ए ऑप्शन ठीक है, ऐसे। ठीक है, फिर इसके अगले बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से, आप भी बताओ कौन सा आंसर है। आप चारों का कौन सा आंसर है, mgr। कौन सा है, mgr। ये तो मैंने करा दिया बेटा, बाइंडिंग एनर्जी कहाँ पर, अर्थ की सरफेस पर। ठीक है, mgr। मैंने कहा बाइंडिंग एनर्जी के बेटा दो फार्मूला होंगे, एक बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला था GMEm अपॉन r। ठीक है, एक ये फार्मूला था, और इसी को मैंने कन्वर्ट करके क्या लाया था, mgr। ठीक है, तो अगर इसके रूप में है तो ये तुम्हारा आंसर ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, मोशन ऑफ सैटेलाइट। सबसे पहले सर अगर मैं सैटेलाइट के बारे में बात करूं, सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट वो होते हैं जिससे तुम्हारा टीवी चल रहा है। ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस होती हैं जिससे तुम क्या देख पाते हो, तुम मैप देख पाते हो। ठीक है, सैटेलाइट का मतलब ये हो गया जो हमारे
तुम अभी देखोगे कि बरसात कब होगी कब नहीं होगी, वो सब किससे बदल रहा है? सैटेलाइट से। दूसरी चीज है सैटेलाइट फोन भी होते हैं। सैटेलाइट क्या होते हैं? फोन। सैटेलाइट फोन भी होते हैं, ठीक है। अगली चीज समझो, अभी तुमने देखा था इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, ठीक है। अरे वो अंदर घुस के नहीं मार के आए थे, एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने। एक तो एयर स्ट्राइक की थी और दूसरी वो अंदर घुसे थे, जिसमें मूवी बनी है उरी। उरी मूवी है ना, उरी मूवी बनी हुई है। तो इंडिया ने देखो क्या किया, इंडिया ने क्या किया, देखो पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क है, ठीक है, उसके पास है तो है कुछ नहीं, वो खुद चाइना के भरोसे जीता है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया के सैटेलाइट है, अब वो इंडिया के सैटेलाइट ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर धरती के कहाँ हैं? ऊपर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा। ये जैसे मान लो आपको इस कमरे के बाहर ड्रमंड कॉलेज में सैनिकों को भेजना है और उसमें आज तक कभी कोई गया नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कहाँ आतंकवादी हैं, कहाँ वो सो रहे हैं, किधर रास्ता है, किधर रास्ता नहीं है, किधर रास्ता साफ है? तो वो क्या किया, सैटेलाइट ऐसे देखा, सैटेलाइट ने पूरी नीचे इमेजेस देखी, सैटेलाइट पूरा ऑपरेट कर रहा है लाइव कि भाई आगे चले जाओ, आगे से दाएं मुड़ो, दाएं से बाएं मुड़ो, इधर रास्ता है, यहाँ पर लोग हैं, उधर मत जाना, छुप जाओ, ठीक है। इस हिसाब से इंडिया ने अटैक किया था और सभी के सभी लोग मार मुड़ के वापस आ गए, ठीक है। तो सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा योगदान है। सैटेलाइट के बारे में सुनोगे, सैटेलाइट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? चंदा मामा, वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, जो हमने नहीं बनाया, किसने बनाया? हाँ, जो भगवान ने बनाया, ठीक है, वो नेचुरल सैटेलाइट है। एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने बनाया है? हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसान बनाते हैं उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूँ, देखो चंदा मामा छोड़ ही दो, तो हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, ये दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। एक होता है तुम्हारा पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, और एक तुम्हारा होता है बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दो प्रकार के सैटेलाइट हैं, एक है तुम्हारा पोलर सैटेलाइट और दूसरा कौन सा है? जियो स्टेशनरी। अब देखो पोलर सैटेलाइट क्या है? पोलर सैटेलाइट का मतलब है कि ये जो मेरी धरती है, इस धरती का एक पोल ये हो गया और एक पोल ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ये वो सैटेलाइट है जो धरती के ऐसे घूमते हैं, ऐसे। अब धरती के ऐसे कैसे घूमते हैं? जैसे मान लो ये धरती है, गोल धरती है, अब इस धरती के ऐसे जो पोल पर ऐसे घूमते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? पोलर सैटेलाइट। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर सैटेलाइट, ठीक है। ये पोलर सैटेलाइट ज्यादा ऊंचाई पर नहीं घूमते हैं, ये अधिकतम 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। 8 से 12 किलोमीटर की, किससे? धरती की सरफेस से लगभग 8 से 12 किलोमीटर की सरफेस पर होते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होते, ठीक है। इन सैटेलाइट्स का यूजेस क्या है? इन सैटेलाइट का यूजेस है वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम विज्ञान की जानकारी देना, ठीक है। आर्मी पर्पस से यूज करे जाते हैं, ठीक है। वो देखते रहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा भारत देश है, ठीक है, ये पूरा भारत देश है, ये भारत देश है। अब मान लो जब ये भारत देश के ऊपर से गुजरेगा तभी तो भारत को देखेगा, अब जब नीचे से जाएगा तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी पड़ेगा, तो भैया वो तो ऑस्ट्रेलिया को भी देखेगा, ठीक है। तो तुम ऑस्ट्रेलिया को भी देख रहे हो, इंडिया को भी देख रहे हो, अब जब पीछे से घूमेगा तो पीछे जो तुम अमेरिका है उसको भी तो देखोगे, एक मूवी आई थी परमाणु, जिसमें जॉन इब्राहिम था, ठीक है। परमाणु मूवी में भी यही दिखाया है, वो पोलर सैटेलाइट, वो कहते हैं सैटेलाइट आ रहा है, तो सब अपना समेट देते हैं और वैसे ही कर देते हैं, ऐसा पहले था। क्यों कर देते थे? इसीलिए कहीं अमेरिका ना देखे, क्योंकि वो सैटेलाइट है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका है पीछे, तो भैया वो ऐसा थोड़ी नहीं सिर्फ ऐसे घूमेगा तो वो ऐसे, जब ऐसे घूमेगा तो इंडिया से भी गुजरेगा और ऊपर से वो अमेरिका से भी, तो वो देख ना ले कि हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है जो पोखरण में करा था,
ठीक है। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भूमिका थी, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी उस समय, उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। तो ये पोलर सैटेलाइट होते हैं जो उसके चारों ओर घूमते हैं। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अब देखो अगर मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करूँ, इसकी बात तुम समझो, इसकी बात समझो जियो सैटेलाइट की। एक बात बेटा, स्टेशनरी जहाँ मतलब आ जाए, स्टेशनरी का मतलब ही होता है रुका हुआ। देखो स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, स्टेशनरी वाटर रुका हुआ पानी, ठीक है। अब तुम समझो, जैसे मान लो जैसे पृथ्वी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक सैटेलाइट है, ये क्या है सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है। अब बताओ जितना मैं घूमा उतना सैटेलाइट घूमा, ठीक है। फिर जितना मैं घूमा उतना ही सैटेलाइट घूमा। तो मुझे ये लगेगा कि यार ये तो है ना, ये हमेशा मेरे सामने रहता है, यानी कि ये क्या है रुका हुआ, ये क्या लगेगा रुका हुआ। चलिए पल्ले नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लो मेरे डबल बैटरी लगी हुई, ठीक है, चश्मा, ठीक। अरे बेटा ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक, चश्मा लगा हुआ है। अब जितना मैं घूम रहा हूँ उतना मेरा चश्मा घूम रहा है। तो मुझे तो ये लगता है चश्मा तो रुका हुआ है, चश्मा क्या है, मुझे तो ये लगेगा चश्मा रुका हुआ है। अब चश्मा ऐसे हो जाए, मैं घूमे इधर, चश्मा घूम रहा है इधर, तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरी कोई धरती है, ठीक है। जैसे मान लो बेटा ये धरती है, खत्म, ठीक है, ये धरती है, ठीक है, मान लो ये धरती है। अब धरती पर यहाँ सैटेलाइट है, सोचना, ठीक है, ये सैटेलाइट, धरती इतना घूमी उतना ही सैटेलाइट घूमा, फिर धरती जितना घूमी उतना ही सैटेलाइट घूमा, फिर धरती जितना घूमी उतना ही सैटेलाइट। तो जो धरती पर यहाँ पर इंसान है उसे लगेगा यार वो तो कभी सामने रुका रहता है, वो हमेशा रुका रहता है, ठीक है। तो ऐसे सैटेलाइट जो जितना धरती घूमती है उतना सैटेलाइट घूमते हैं, ठीक है। जितना एंगल धरती घूमेगी उतना ही एंगल सैटेलाइट घूमेगी। उन सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सही है। जैसे मान लो अब तुम यहाँ पर हो, तुम रात में गए, रात में तुम्हें कोई सैटेलाइट बेचारा रखा हुआ है, सैटेलाइट है, तुम समझ रहे यार ये तो तारो है, तारा है, ठीक है, तुम्हें लगेगा ये तारा है। अब तुम कल भी देखोगे तब भी तुम्हें वही दिखेगा, परसों देखोगे तब भी वही दिखेगा। क्यों दिखेगा वही, क्योंकि जितना धरती घूम रही है उतना ही वो भी घूम रहा है। तो तुम्हें लगेगा यार ये तो मेरे सापेक्ष क्या है, रुका हुआ है, ये मेरे सापेक्ष रुका हुआ है, यही तो लगेगा। नहीं तो तुम एक चीज और देखो, तो कैसे लगता है रुका हुआ है। जैसे मान लो तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो, दूसरा बंदा भी मोटरसाइकिल चला रहा है, दोनों की गति समान है, दोनों की गति क्या हो समान है, तो तुम्हें लगेगा मेरे सापेक्ष ही क्या है रुका हुआ ही तो लगेगा, ये चीजें। तो ऐसे सैटेलाइट को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, इसका जो टाइम पीरियड होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक चक्कर कितनी देर में लगाता है, तो जितनी देर में धरती एक चक्कर लगाएगी उतनी देर में तो वो एक चक्कर लगाएगा। अब धरती एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में। बेटा मैं अपनी एक्सिस के अराउंड कर रहा हूँ, एक दिन में 24 घंटे में, कितने दिन में 24 घंटे में, ठीक है। धरती दो गति करती है ना, एक अपनी एक्सिस पर घूमती है, एक सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है 24 घंटे, यानी कि ये सैटेलाइट 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। दूसरी बात सर जी, इसकी जो ऊंचाई होती है ना अर्थ की सरफेस से, वो होती है, याद रखना हमेशा, ये कितनी होती है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, यानी कि धरती की सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है ये, ठीक है। धरती से 36,000, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, एग्जैक्ट 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर धरती की सरफेस से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे प्रेजेंट, ठीक है। और ये किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अलाउंड क्या रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, हमेशा रुके हुए रहते हैं, ये रुके हुए रहते हैं। सर इनका काम क्या है, इनका काम होता है टीवी, अरे तुम टेलीविजन देख रहे हो वो सब इसी का काम है, ठीक है। वहीं से तो तुम्हारे जो टेलीविजन को एंटीना है, बातें कहीं और से थोड़ी आ रही है, अरे आप तो सब यहीं से नहीं है, सब यहीं से आते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के सैटेलाइट, एक पोलर सैटेलाइट और दूसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब धरती के सापेक्ष रुका हुआ है, उसका भी टाइम पीरियड 24 घंटा और धरती का भी टाइम पीरियड 24 घंटा।
उसकी धरती से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे पोलर सैटेलाइट, इसकी पोलर सैटेलाइट, ठीक है। अब हम लोग पोलर सैटेलाइट की बात करते हैं। देखो ये धरती, ठीक है, धरती पर ये कोई सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूम रहा है, धरती के चारों ओर ऐसे तो घूमेगा, घूम रहा है धरती के चारों ओर, ऐसा कि ये धरती इस धरती के कैसे घूम रहा है, चारों, पोलर सैटेलाइट हो गया। अगर ये धरती के चारों ओर घूमेगा तो इसकी एक गति होगी जिसे हम बोलते हैं बीओ गति से घूम। मान लो ये मेरी धरती का सेंटर है और धरती के सेंटर से इसकी दूरी मान ली मैंने स्मॉल आर, कितनी मान ली, स्मॉल आर, और धरती से जो इसकी ऊंचाई मान ली वो मैंने मान ली स्मॉल एच, और धरती की त्रिज्या क्या होती है, आर। इस सैटेलाइट का मास मान लिया मैंने स्मॉल एम। अब मैं तुमसे कहूँ, बताओ बेटा, तो स्मॉल आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ई प्लस ये लिख सकते हैं। अब कोई भी चीज अगर घूम रही है, तो 100% सर जी ये धरती का मास एम, धरती का मास, और ये किसका मास है, सैटेलाइट का मास। तुम्हें पता है कि धरती और सैटेलाइट दोनों मास हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो एक फोर्स अंदर की ओर लगेगा जिसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसे क्या बोलेंगे, अब मैंने कहा अगर दुनिया में कोई भी चीज घूमती है तो बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो अगर इसे घूमना है तो इधर लगने वाला, अंदर लगने वाला फोर्स और बाहर लगने वाला फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर। क्यों सर जी, देखो अगर अंदर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो ये धरती पर नहीं गिर जाएगा, और बाहर लगने वाला ज्यादा हो गया तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये घूमेगा। अब इसे घूमना है तो अंदर लगने वाला बाहर लगने वाले के क्या हो, बराबर, यानी कि Fg का मान Fc के बराबर। अब Fg क्या होगा सर, g, धरती का मास m, सैटेलाइट का मास m, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर, क्या ले ली मैंने, स्मॉल आर। देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m, यहाँ पर b की जगह b0 है तो b0 स्क्वायर अपॉन r। अच्छा यहाँ r स्क्वायर, फोर्स का फार्मूला होता है G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर। सर एक r से स्क्वायर गया, एक मास से, तो यहाँ पर जो b0 स्क्वायर बचा वो क्या बचा, G(m) अपॉन r। ठीक है, अगर मैं b0 को लिखूं तो अंडर रूट G(m) अपॉन r। मैं ज्यादा करूं सर तो यहाँ पर r का वैल्यू रख दूं। अगर r का वैल्यू रख दूंगा तो b0 बराबर अंडर रूट G(m), r की जगह मैंने रखा re प्लस, r की जगह रखा re प्लस, समझ में आ रहा है भैया, r की जगह क्या रख दिया, re प्लस। अब मुझे बताओ, मैंने तुमसे कहा था पोलर सैटेलाइट 8 से 10 किलोमीटर ऊपर उड़ते, 8 से 10 या 12, H अगर 12 है, मान लो 12 है, और RE है तुम्हारी 6400 किलोमीटर, तो कहाँ 6400 और कहाँ 8 या 12, तो 6400 के सामने 12 कोई औकात रखा है क्या, नहीं, कोई औकात नहीं है ना, मतलब बहुत छोटा है। इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये कहूँ H है वो बहुत छोटा है RE से, बहुत छोटा है, और मैं कहूँ यदि H की मान मैं 0 के बराबर, लगभग किसके बराबर मान लूँ, तो अगर मैं H की जगह 0 लिखूंगा, H की जगह 0 लिखूंगा तो B0 बराबर अंडर रूट G(m) अपॉन r। अब देखो बच्चों, एक बार RE से ऊपर गुणा और एक बार कुछ दिख रहा है,
स्मॉल जी। हाँ, तो ये बन गया बेटा स्मॉल जी इंटू, मैंने तुमसे कहा स्मॉल जी का मान रखो 9.81 और रेडियस का मान रखो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 तो यहाँ पर जो बी नॉट का आंसर आएगा 7.9 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये आंसर। ठीक है, तो कोई मेरा ऑर्बिटल सैटेलाइट जो धरती के पास में है, जो धरती के पास में है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, उसकी वेलोसिटी होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। इस वेग से वो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसे को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल, अब एक बार तुम वेलोसिटी सोच के तो देखो बेटा, 7.9 किलोमीटर एक सेकंड, बहुत हो गई। एक सेकंड में कितनी जा रही है? 7.9, बहुत वेलोसिटी होगी, 7.9 कम वेलोसिटी। ठीक है, इस वेलोसिटी जो सैटेलाइट है वो मूव करता है, चारों ओर घूमता है, चारों ओर घूमता है। ठीक है, चारों ओर घूमता है। बता लिया? अब देखो, अब मुझे बताओ सर, अर्थ मेरी ये है, एक दो, अर्थ मेरी ये है, ये सैटेलाइट है जो इसके चारों ओर घूम रहा है, इसका वेग कितना है सर? बी नॉट। बी नॉट, मुझे बताओ ये एक चक्कर कितनी देर में लगा देगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो बताओ ये कितनी दूरी चलेगा एक चक्कर में? अरे इतना ही तो चलेगा। और ये क्या होती है? परिधि। परिधि मतलब 2 पाई अपॉन वेलोसिटी कितनी है इसकी? बी नॉट। सर 2 पाई आर ऐसे ही बी नॉट की जगह हम रखेंगे अंडर रूट जी, अंडर रूट जी एम ई अपॉन, देखो अभी मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आई थी? अंडर रूट जी एम ई अपॉन। अब देखो अगर मैं इस, अच्छा सॉरी यहाँ आर ही था, स्मॉल आर क्या था यहाँ पर? स्मॉल आर। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। देखो अभी पीछे लिखा हुआ, अभी जस्ट पीछे लिखा है अंडर रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल, क्योंकि यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी थी मेरी? ठीक है, अब देखो मैं एक फार्मूला और जानता हूँ, स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, इसकी गुणा 1 से करी तो जी एम ई, और यहाँ हो गया जी आर ई का, यानी कि अच्छा बेटा ये आर है, आर किसमें है? अंडर रूट। तुम लोगों को पता है कि अंडर रूट आर का मतलब होता है आर की घात 1/2, और ये कहाँ जाएगा? ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, एक घात पहले से थी और एक और नीचे से चली गई 1/2, और नीचे है अंडर रूट जी एम ई। अंडर रूट जी एम ई की जगह क्या लगा दिया? अंडर रूट जी आर ई का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो सर जी ये क्या तैयार करना है, तुम्हें कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ याद नहीं। 2 पाई यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक में जब 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3/2। सर आर ई को, आर ई स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो आर ई, और नीचे अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ अंडर रूट जी, अंडर रूट जी है, सिर्फ अंडर रूट। अब देखो अब देखो सर मैं जानता हूँ स्मॉल आर बराबर होता है कैपिटल आर ई प्लस, यहाँ से लेके यहाँ तक आर ई, और ये एच, आर ई प्लस एच। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ उठा के रखूँ, टी बराबर 2 पाई आर ई प्लस एच की घात 3/2, और नीचे है आर ई इंटू अंडर रूट, सही है?
फिर से वही बात सर, h बहुत छोटा है, h बहुत किसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में। तो h को अगर मैं 0 कहूँ तो 2 पाई, यहाँ बचेगा आर की घात 3/2, नीचे बचेगा आर और यहाँ आएगा अंडर रूट। देखो आर की घात 3/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर गुणा आर की घात 1/2, आर की घात 1 डॉट आर की घात 1/2, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, आर की घात 3/2। तो अगर मैं t बराबर 2 पाई इसे लिखा आर और यहाँ पर लिखा 1/2 का मतलब अंडर रूट आर, और नीचे हो गया आर और अंडर रूट आर से आर गए। देखो ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, ये तुमको याद करना है। t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, और इसमें 3.14 आर की वैल्यू 6.4 गुणा 10 की घात 6 9.8 रख दोगे तो समय आएगा 84.6 मिनट या फिर 1.4, यानी कि ये एक चक्कर धरती का कितनी देर में मारेगा, 1.4 घंटे में, 1.4 घंटे में। अब तुम तीनों बताओ पीछे, इससे पहले ये चीज कहाँ आई, यही फार्मूला, इससे पहले ये फार्मूला कहाँ आया था, पढ़ाया मैंने तुम लोग। अब कहाँ 84.6 मिनट आया था, कहाँ 1.4 घंटा आया था, इसी ग्रेविटेशन में ही आया है, इसी ग्रेविटेशन में आया। इससे पहले यही फार्मूला एग्जैक्ट कर रही, यही सब नहीं, ये आया था जब धरती रोटेशन करती है और धरती इतनी तेजी से रोटेशन करने लगी कि जो इक्वेटर है वहां पर सब चीज कैसे फील करे, वेटलेस, वेटलेस फील करे। वेटलेस फील अगर वहां पर सब लोग करेंगे तो धरती एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी, वो ये था। उस समय धरती का टाइम पीरियड क्या होगा, वो ये था, पूरा यही था से। जब धरती इतनी तेज घूमे कि धरती पर इक्वेटर पर जो भी बनते हैं वो सब कैसा फील करें, वेटलेस, उसके लिए आया था कभी एग्जैक्ट। और अभी ये फार्मूला किसके लिए आया है, अभी ये फार्मूला उस सैटेलाइट के लिए आया है जो सैटेलाइट धरती के पास में घूम रहा है, धरती के पास में घूम रहा है। तो वो एक चक्कर धरती का कितनी देर में लगाएगा, 84.6 मिनट या फिर 1.4 घंटा, इतनी देर में एक चक्कर धरती का लगा देगा। तो ये है, तुमको क्या याद करना है, तुमको बच्चे ये फार्मूला याद करना है, ये वाला, ठीक है, ये फार्मूला याद करना, ये फार्मूला 84.6 और 1.4 घंटा, ये भी याद करना, ठीक है, ये और ये याद करना। सही, अगले बढ़े। हाइट ऑफ सैटेलाइट रहने दो, उससे मैं ये देख लो, सब टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, देखो ये अर्थ है तुम्हारी, अर्थ के बाद में ये तुम्हारा सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट की केंद्र से दूरी है, केंद्र से, ये सैटेलाइट का मास है, सैटेलाइट का मास। अगर मैं टोटल एनर्जी सैटेलाइट की पूछ रहा हूं तुमसे, बेटा टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बहुत अच्छे सर, अगर मैं सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी निकालूं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv। अब यहाँ पर वेलोसिटी की जगह ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल
और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो सैटेलाइट के लिए फार्मूला था वो GME अपॉन स्मॉल, GME अपॉन। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट गायब, तो ये आएगा। इसे लिखो G पहले लिखो, ME उसके बाद में M और नीचे क्या रख दो, ये फार्मूला आया मेरा काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी की। तुम बताओ सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तुम बताओ क्या हो कितनी होगी पोटेंशियल? कितनी होगी? करता इधर देखो सर, ये कितनी ऊंचाई पर है धरती के सरफेस से? R। तो क्यों बता रहे हो? माइनस का G, अर्थ की सरफेस ME, सैटेलाइट का मास अपॉन दोनों के बीच की दूरी, ये होगी। सही है? सही है। और तुमने जीरो कैसे कह दिया? पोटेंशियल जीरो कहाँ होती है? इनफाइनाइट पर। कहाँ होती है? तो ये सैटेलाइट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है क्या? जीरो कैसे हो जाएगी? ठीक है, जीरो तो कतई नहीं बोलती। चलो सर जी, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब सर जी अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं बच्चों, देखो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी में सब काइनेटिक ये जो GME M अपॉन 2R और पोटेंशियल जोड़ो प्लस, पोटेंशियल देखो प्लस माइनस GME M अपॉन, यही तो पोटेंशियल है, प्लस माइनस कॉमन ले लो GME M अपॉन R कॉमन लिया, यहाँ बचा 1/2 और यहाँ बचा 1 घटाओ 1/2 में से, तो बेटा माइनस का 1/2 बचेगा। नीचे कुछ नहीं है, एक एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया? 2, यहाँ 1 यहाँ 2, कितना बचा? माइनस का 1/2, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/2। अब देखो तो टोटल एनर्जी जो आई माइनस में GME M अपॉन 1/2 बचा था तो 2। ये किसका फार्मूला आया? टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की ये क्या आई? टोटल एनर्जी, जो किसमें है? माइनस में। किसमें है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी प्लस में है, पोटेंशियल एनर्जी किसमें है? माइनस में। टोटल एनर्जी क्या है? माइनस में। अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी ज्यादा कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा? टोटल एनर्जी ज्यादा कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा? यहाँ नीचे किससे भाग है? सिर्फ R से। यहाँ पर किससे है? बाकी तो सब सेम ही है। ठीक है, अब तुम एक बात समझो, एक बात जरा इसमें समझो, जो रिलेशन बहुत पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है, दूसरा रिलेशन देखो, इधर देखो सर, अगर मैं क्या करूं, मैंने यहाँ लिखा टोटल एनर्जी, सही है, टोटल एनर्जी, देखो यही तो टोटल एनर्जी है। इधर देखो ये क्या है? टोटल एनर्जी लिखी मैंने माइनस का GME M अपॉन 2R अपॉन, सर ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा, अगर मैं इधर भी माइनस से गुणा करूं तो इधर भी माइनस से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दोनों साइड कर रहा हूं ना बेटा। टोटल एनर्जी का फार्मूला ये होता है, मैंने माइनस की गुणा इधर करी तो माइनस की गुणा इधर करी, सही है कहीं? अब मुझे बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि GME M अपॉन 2R। सर जी इधर है माइनस टोटल एनर्जी, ये क्या है?
काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का क्या रिलेशन है? माइनस टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। नहीं आया समझ में? बेटा टोटल एनर्जी ये है अंदर, अंदर जो है वो है क्या है? टोटल एनर्जी। मैंने माइनस से इधर गुणा करी, माइनस से माइनस माइनस क्या हो गया? और ये क्या है? ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? काइनेटिक एनर्जी। और इधर क्या था? माइनस टोटल। तो बेसिकली सर माइनस टोटल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक। ठीक है, अब एक काम और करो, देखना इसे ऐसे लिखने देते। ठीक है, एक बात सोचो, ठीक है, एक बात जरा सोचो सर, टोटल एनर्जी जो है वो है माइनस का जी एम ई एम अपॉन 2, यही तो है टोटल एनर्जी। सही है। अब जरा देखना तो सर, अगर मैं 2 से ऊपर इधर गुणा करूंगा तो 2 से ही इधर गुणा करूंगा, जितनी गुणा इधर करी उतनी ही गुणा इधर करी, दोनों को। सही है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 से 2 कट गया, तो इधर क्या है? 2 टोटल एनर्जी बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन, और ये क्या होता है? तो सर जी 2 टोटल एनर्जी बराबर आ गई पोटेंशियल एनर्जी। सही है, ये किसके बराबर आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। सही है। एक समीकरण ये, अगर तुम्हें देखो माइनस टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, 2 टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों का रिलेशन लेना है मुझे, तीनों को मिला के, तो तीनों का मिला के रिलेशन कैसे लूंगा? देखो बेटा, मैं माइनस को अगर उधर फेंकूं तो ये टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा माइनस का काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लूँ तो टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बटे, ये नीचे पहुंच जाएगा 2, ये कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे 2। अब देखो टोटल एनर्जी किसके बराबर है? माइनस, और टोटल एनर्जी ही बराबर है पोटेंशियल एनर्जी बटे, ये तीनों का रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट है। जो काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों का रिलेशन, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लिया। अब एक चीज देखो, रफ कर रहा हूं मैं इसे। सर एक चीज देखो, इसी में एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जी एम ई एम अपॉन 2 जी एम ई एम अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस जी एम ई एम अपॉन टोटल एनर्जी का फार्मूला एम अपॉन, यही तो था, ये था। अगर मैं ग्राफ देखूं, ग्राफ बनाऊं, एक तरफ एनर्जी और एक तरफ डिस्टेंस आर, सही है। अब एक एक करके पकड़ूं, काइनेटिक एनर्जी में जाऊं बेटा, अगर मैं धीरे धीरे यहाँ आऊंगा तो आर का मान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर आर का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं नीचे 0 रखूंगा तो नीचे 0 हो जाएगा, और तुम्हें पता है किसी संख्या के नीचे 0 हो जाता है उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। तो 0 पर दिखाएगा इन्फिनिटी, और उसके साथ में धीरे धीरे घटते हुए चला जाएगा। धीरे धीरे देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ किसका बना है? काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करें किसकी? पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात करें? सर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। एक बात मुझे बताओ,
सर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों सेम है, बस इसमें 2 से ज़्यादा से भाग किया है। अगर किसी संख्या को ज़्यादा से भाग करोगे तो वो वैल्यू और कम आएगी। कम है। मैं से मान लो किसी को 5 से भाग किया, चलो सही है, अब तुम 10 से करो तो और कम नहीं हो जाएगी, Yes, और क्या हो जाएगी, कम। सर यहाँ माइनस है तो ये ग्राफ कहाँ से बनेगा, नीचे नीचे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस। सर यहाँ पर 2r है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी, ये किसका है, देखो इन ग्राफों में इतना, देखो अंदर क्यों ए टोटल एनर्जी अंदर क्यों है, क्योंकि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज्यादा से यानी कि 2r से भाग किया। अगर 2r से भाग किया है तो इसीलिए टोटल एनर्जी क्या है, कम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है तुम्हारी, ज्यादा है। ठीक है, ये ग्राफ है, खींचना बोलो भाई का एक्चुअली जैसे बहुत चलती है मेरा वो क्या कहते हैं, रिवीजन बैच उस प्रकार से अब तब भी कोर्स कंप्लीट हुआ है, हो गया। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट -GMEM/2r, सही है। पता है तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट की क्या होगी, कोई बताएगा? अरे सर जी, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी बराबर मॉड ऑफ टोटल एनर्जी GMEM/2r। तो मॉड खत्म हो जाएगा, मॉड खत्म होगा, सिर्फ क्या बचेगा, GME/2r। ये तो बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट, यही सैटेलाइट की क्या है, बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट की क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट की है वो है टोटल एनर्जी बराबर -GMEM/2r। ठीक है, ये हो गया, बता लिया। उसके बाद देखो तुम्हारे ये बचे कैपलर्स लॉ बचे, ठीक है। कैपलर्स लॉ में मैं तुमको बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ उसके बारे में, बस 2 मिनट रुक जाओ, खाली डेरिवेशन नहीं बता पाऊंगा। सर जी कैपलर का फर्स्ट लॉ जो कहता है, कैपलर ने कहा था अगर कोई चीज किसी के चारों ओर घूम रही है, जैसे चंद्रमा किसके चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रही है, सूर्य के। तो उसने कहा जो अगर ये हमारा सन है तो हमारी जो पृथ्वी है ना वो कैसे पाथ में घूमती है, इलेप्टिकल पाथ में घूमती है। ये पहला लॉ। सर बेटा जस्ट बीच में नहीं होता है, बीच तो देखो इसका यहाँ पर है, बीच में नहीं है, एक साइड में होता है। ये कैपलर का फर्स्ट लॉ था, ठीक है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। कैपलर का जो सेकंड लॉ था, कैपलर के सेकंड लॉ में बोला गया देखो मान लो पृथ्वी पहले यहाँ है, अभी पृथ्वी यहाँ से पृथ्वी यहाँ पहुँच गई 1 महीने में पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो यही तो एरिया आया A1, ये एरिया A1। ऐसे ही पृथ्वी जब यहाँ होगी और 1 महीने में यहाँ पहुँच जाए तो ये एरिया क्या कहलाएगा, A2। उसने कहा ये दोनों एरिया बराबर होंगे, दोनों एरिया क्या होंगे, बराबर। या तुम ऐसे समझो सेकंड लॉ में कहा गया कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी का मतलब हो गया dA/dt, और dA/dt हमेशा तुम्हारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये बोला गया सेकंड लॉ, ठीक है, ये सेकंड लॉ एरियल वेलोसिटी, ठीक है, कुछ है नहीं। थर्ड लॉ में बेटा क्या कहा गया, थर्ड लॉ में कहा गया T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 3। T क्या है, टाइम पीरियड, A क्या है, रेडियस, ठीक है।
ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और क्या थे, ठीक है। वैसे भी इसमें करीबन फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ में करीबन 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगता है, आराम से 20 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे प्रूव कराना था एरियल वेलोसिटी क्या होती है, फिर मुझे तुम्हें ये बताना था कि इसमें एंगुलर मोमेंटम सेकंड लॉ में क्या रहता है, कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम इसमें कंजर्व रहता है। अभी टाइम हुआ नहीं है, ठीक है, वो बड़ी तेज कर दिए किसी, ठीक है। तुम सब लोग फिजिक्स को पढ़ते रहना, ठीक है, कहीं फिजिक्स को पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि अब हमारी जो क्लास है, अब हमारी जो क्लास है वो 7 तारीख को लगी, 7 तारीख फिजिक्स क्लास 7 तारीख को होगी। 7 तारीख का मतलब हो गया कहीं भूरी मत जाना कि फिजिक्स की क्लास ही थी। और तुममें से आधे लोग तो यही बोल जाओगे कि फिजिक्स की क्लास तो थी, लेकिन फिजिक्स के लास्ट में पढ़ाया क्या गया, वही चीज है, सही, कितना बता दोगे?